नमस्कार साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही होगी। लेकिन एक उम्मीद आपसे और है कि आप लगातार इस सेशन को देख रहे होंगे व जो भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं उन सभी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और जो भी मुद्दे हैं उनका समाधान करते हुए एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा ये चैप्टर 9 शुरू होने वाला है। तो आप सब में जिन्होंने इससे पहले के चैप्टर देखे हैं अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखे हैं उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और आई बटन पर मैं उसका उपलब्ध करा दूंगा। तो वहाँ से भी आप जाके इसके पहले के लेक्चर दे सकते हैं ताकि ये रहे कि आगे के लेक्चर देखने में आपको आसानी रहे। तो जिन्होंने देखा है तो उनके साथ चलिए आगे की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हमारा जो चैप्टर 9 है उसका थीम है संविधान एक जीवांत दस्तावेज। तो आज हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में क्यों इसको जीवांत दस्तावेज बोला जाता है, इससे जुड़े क्या क्या विभिन्न पहलू हैं, उन सभी बातों को हम चर्चा करेंगे। तो परिचय में हम देखेंगे जैसे कि इस अध्याय में हम पिछले 69 वर्षों के संविधान के क्रियान्वयन और भारत की शासन प्रणाली में उसकी भूमिका पर विचार करेंगे। इस अध्याय के पढ़ने के बाद हम निम्नलिखित बातें जान सकेंगे, जैसा कि है भारतीय संविधान को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है ना। ये क्यों किया जा सकता है, क्यों, इसकी वजह क्या है। और संविधान में कई संशोधन किए जा चुके हैं परंतु इसका मूल स्वरूप नहीं बदला है, इसकी क्या वजह है। तो इन सभी बातों को हम देखेंगे। संविधान की रक्षा और उसकी व्याख्या में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इनको भी देखेंगे। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसे परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आते गए हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। तो आज स्मरणीय बिंदु में क्या दिया गया है कि किसी भी अच्छे संविधान में जीवंतता होना अनिवार्य है ताकि उसमें बदलते समय के अनुरूप आने वाले बदलाव लाया जा सके। मतलब कहना है कि अगर संविधान को बदला नहीं जा सकता तो वो समय के साथ वो पुराना हो जाएगा, रूढ़िवादी हो जाएगा, जिससे क्या रहेगा कि शासन चलाने में कठिनाइयां होंगी और जिन बातों के आधार पर शासन को चलाया जा सकता है आने वाले भविष्य में उन बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, जिससे क्या रहेगा कि संविधान एक तरह से महत्वहीन हो जाएगा। भारतीय संविधान एक जीवांत दस्तावेज है, लागू होने के समय अपने आप में बदलाव लाता रहा है। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि यह अभी भी एक तरह से जीवांत है क्योंकि इसमें अभी भी बदलाव किए जा सकते हैं लेकिन उसके बाद भी अपने मूल स्वरूप में बना हुआ है। तो इसलिए भारतीय संविधान को एक जीवांत दस्तावेज कहते हैं। भारतीय संविधान में अब तक 100 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं, है ना। संविधान के मामले में संशोधनों के मामले में भारतीय संविधान लचीलेपन की कठोरता का सम्मिश्रण है। मतलब इसमें कठोरपन भी है और लचीलापन भी, मतलब इसका मिश्रण है। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। मतलब जो संविधान संशोधन किया जा रहा है उसकी भी व्याख्या हमारे संविधान में आर्टिकल 368 के तहत दी गई है कि किन आधारों पर, किन वजहों पर हम संविधान को संशोधित कर सकते हैं। भारतीय संविधान में 3 तरीकों से संशोधन किया जाता है। पहला है संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर, दूसरा है संसद के दोनों अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, और संसद के दोनों अलग विशेष बहुमत के साथ साथ कुल राज्यों की आधी विधायिकाओं के अनुसमर्थन के आधार पर। मतलब सामान्य आधार पर, जैसे आप कह सकते हैं वेतनमान जो होते हैं, ऐसे कुछ विभिन्न मुद्दों को आप सामान्य बहुमत के साथ कर सकते हैं। संसद के दोनों में अलग अलग विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत का तात्पर्य ऐसा है कि एक पर्टिकुलर जितने भी सदस्य रहेंगे उसके 1/3 सदस्यों का उसमें अनुमोदन होना अनिवार्य है, उपस्थित सदस्यों का, जिससे क्या रहेगा कि एक विशेष एक तरह से कह सकते हैं कि बहुमत के आधार पर उस पर संशोधन किया जा सकता है। अब जब उस बात आती है राज्यों के स्तर पर कुछ संशोधन करने की या फिर केंद्र मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों में जहां संशोधन की आवश्यकता होती है संविधान में, तो उसमें क्या होता है कि विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की आधी विधायिकाओं का अनुसमर्थन होना अनिवार्य है। तो इसके आधार पर संविधान में संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद में ही प्रारंभ होती है। ये राज्य की विधानसभाओं में संविधान संशोधन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ उन पे जो चालू हो सकता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वो केवल संसद से ही होती है। संविधान संशोधन के विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार भेजने का अधिकार नहीं है। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि संविधान संशोधन जो किया जा रहा है उस मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए, मतलब आप एक बार भेज दिया गया है तो उसको पुनर्विचार के लिए दोबारा राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। भारतीय संविधान में अब तक किए गए संशोधनों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जितने भी संशोधन किए गए हैं संविधान संशोधन लागू होने के बाद से लेकर अब तक में, तो
उसमें ऐसा है कि उस सभी संशोधनों को अगर आप देखेंगे तो उसको 3 भागों में बांट कर आप देख सकते हैं, जिसमें से पहला है तकनीकी या प्रशासनिक संविधान संशोधन, है ना। दूसरा है संविधान की व्याख्याएं, और तीसरा, थर्ड नंबर है राजनीतिक आम सहमत के माध्यम से संशोधन। इन तीनों प्रक्रियाओं के माध्यम से ही, कहने का तात्पर्य ऐसा है कि इन तीनों बातों को ध्यान रखिए, जितने भी संविधान संशोधन हुए उन संविधान संशोधनों को इन तीनों बातों में आप स्पष्ट रूप से व्याख्यीकृत कर सकते हैं। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत, इससे ये क्या है, तो यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद के मामले में 1973 में दिया गया था। मतलब 1973 में जो केशवानंद भारती मामला हुआ था, है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात था। तो उसमें यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था कि इसके अनुसार संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि संविधान को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संविधान की आधारभूत संरचनाओं में बदलाव नहीं कर सकती। मतलब उसका बेसिक जो है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उन पर चेंजेस नहीं किया जा सकता, ताकि संविधान अपनी मूल भावना में बना रहे। तो इससे कहा गया है कि अगर 1973 के मामले में कहा गया है कि संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन आधारभूत संरचना में बिना बदलाव किए। संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। यह एक लिखित दस्तावेज होता है जिसे समाज के प्रतिनिधि तैयार करते हैं। संविधान का अंगीकरण 26 नवंबर 1949 को हुआ था। मतलब ये जब तैयार हो गया था तो इसमें इसको सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। तो कुछ प्रावधान ऐसे थे, कुछ आर्टिकल ऐसे थे जिनको लागू करना जरूरी था, तो 26 नवंबर 1949 को उन आर्टिकलों को लागू कर दिया गया। और एक तरह से देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया। तो इस तरह संविधान की विशेषता। अब हम देखेंगे संविधान में जीवंतता क्यों है, ऐसा क्यों कहते हैं कि संविधान, भारतीय संविधान एक जीवंतता का उदाहरण है। तो इसमें सबसे पहला आपको दिया गया है, यह एक परिवर्तनशील है। मतलब इसमें बदलाव किया जा सकता है, बहुत आसानी से भी नहीं, ना ही बहुत एकदम एक नियमों कानूनों के तहत। इसमें एक तरह से मीडिएटर के माध्यम रूप से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, और यह परिवर्तन को स्वीकार भी करता है। यह अस्थाई या गतिहीन नहीं है, ना एकदम से अस्थाई है, रुका हुआ है कि इसमें किसी प्रकार से चेंजेस किए जा सकते हैं, ना यह गतिहीन है कि इसमें आसानी से इसमें कुछ भी बदलाव किए जा सकते हैं। तो ना यह अस्थाई है, ना यह गतिशील है, या गतिहीन है, मतलब रुका हुआ है। तो यह है संविधान में, सॉरी ये शब्द मैंने इसको गलत पढ़ा था, गतिहीन लिखा है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ऐसा है कि यह एक अस्थाई है और गतिहीन नहीं है। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि ये रुका हुआ नहीं है, ना ये ऐसा है कि इसमें कोई भी चेंजेस किए जा सकते हैं, इसलिए इसमें बदलाव हो सकता है, इसलिए इसे संविधान को जीवंतता कहते हैं। अब इसका जो थर्ड नंबर जो दिया गया है, तो थर्ड नंबर के अनुसार क्या दिया गया है कि समय की आवश्यकताओं के अनुसार इसके प्रावधानों को संशोधित किया जा सकता है ना। संशोधनों के पीछे राजनीतिक सोच प्रमुख नहीं, बल्कि समय की जरूरत प्रमुख है। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जो संशोधन, समय के साथ संशोधन इसमें किए जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो संविधान संशोधन किए जा सकते हैं इसके पीछे कारण कोई राजनीतिक नहीं, बल्कि क्या होता है, समय की जरूरत। समय जैसे बदलता है, फ्यूचर में क्या कैसे आपको जरूरत पड़ सकती है, आपके नियमों कानूनों, आपकी जो आप एक तरह से स्ट्रक्चर तैयार होता है समाज का, उसके हिसाब से इसमें बदलाव किए जाते हैं। अब हम देखेंगे संविधान में संशोधन किन आधारों पर, किस हिसाब से संविधान में संशोधन किया जाता है। तो इसको मैंने एक सरल ही तरीके से 5 टॉपिक में इसको आपको समझाने की प्रयास किया है। संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद में ही शुरू होती है ना, ये आपको अच्छे से पता है। संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। मतलब अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझना है कि संशोधन किस हिसाब से कितना हो सकता है, तो संविधान की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में इसकी व्यापक चर्चा की गई है। संशोधन के मामले में भारतीय संविधान लचीलेपन व कठोरता का मिश्रण है। कठोरता, लचीलेपन, कहने का तात्पर्य है कि एक तरह से आपको ये ब्रिटेन के संविधान और आपके यूएसए के संविधान, इन दोनों का ये सम्मिश्रण है। ना इतना कठोर है कि इसको चेंजेस ही नहीं किया जा सकता, ना ही इतना लचीला है कि इसमें आसानी से चेंजेस किया जा सकता है। तो ये एक सम्मिश्रण यानी माध्यम स्तर पर है। संविधान में अब तक लगभग, मतलब 100 से ज्यादा, करीब 115 के करीब इसमें संशोधन किए जा चुके हैं। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार भेजने का अधिकार नहीं है। तो इसका हमने इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। संविधान में इतने संशोधन क्यों होते हैं, इसकी क्या वजह है कि संविधान में इतने संशोधन करने पड़ते हैं, क्या इसको बिना संशोधन के संविधान को नहीं चलाया जा सकता। तो इसमें हम देखेंगे संशोधन करने के तरीके, किन आधारों पर, किन तरीकों के आधार पर संविधान में संशोधन किया जाता है। तो जैसा कि हमने पहले देखा था, संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर,
तो इसमें क्या होता है, किन आधारों पर समान बहुमत लगते हैं, कौन कौन से संशोधनों में समान बहुमत के आधार पर संशोधन कर सकते हैं। तो इसमें पहला है नए राज्यों का निर्माण। जब किसी नए राज्य का गठन होता है, राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करके, दो राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करके एक नए राज्य का जब गठन किया जाता है, तब संविधान संशोधन समान बहुमत के आधार पर किया जा सकता है। राज्यों की सीमाओं व नामों के परिवर्तन में राज्यों को उच्च सदन विधान परिषद के सृजन या समाप्ति के स्तर पर, संसद के दोनों अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, विशेष बहुमत के आधार पर आधे राज्यों के द्वारा संशोधन किया जाता है। अब जिसमें प्रावधान के तौर पर राष्ट्रपति के इसमें निर्वाचन का तरीका जो होता है वो विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन द्वारा होता है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का जो वितरण होता है, और संसद में राज्य। संविधान में इतने संशोधन क्यों? तो हमारा संविधान द्वितीय महायुद्ध के बाद बना था, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब दूसरा महायुद्ध खत्म हो चुका था, उसके बाद हम आज़ाद हुए थे 1947 में, उस समय की परिस्थितियों में यह सुचारू रूप से काम कर रहा था, है ना। तो ऐसा हुआ कि पर जब स्थिति में जब बदलाव आया तो संविधान को सजीव यंत्र के रूप में बनाए रखने के लिए संशोधन किए गए। इतने लगभग अधिक संशोधन हमारे संविधान में समय की आवश्यकता अनुसार लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक तरह से जरूरी है। तो अगर हम देखा जाए तो 26 जनवरी 2019 को हमारे संविधान को लागू हुए 69 वर्ष हो गए थे, है ना, 2019 के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि 1970 से 1990 तक के 2 दशक में के दौरान 2 बड़े संशोधन हुए, है ना। दूसरी ओर हमें एक और कहानी बताता है कि 1974 से 1976 के बीच 3 वर्ष के अंतराल में 10 संवैधानिक संशोधन किए गए। फिर उसके बाद पुनः 2001 से 2003 तक 3 वर्षों के दौरान 10 संवैधानिक संशोधन हुए। तो कहने का तात्पर्य इतने बड़े पैमाने में, तो पहले काल के दौरान सत्ता में थी कांग्रेस, है ना। कांग्रेस पार्टी में संसद में भारी बहुमत मिला था। लोकसभा में उसके 352 से तकरीबन सदस्य थे और ज्यादातर विधानसभाओं में बहुमत थे। तो दूसरी ओर 2001 से 3 के बीच काल का गठबंधन राजनीति काल माना जाता है। ऐसा इसलिए भी कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें काम कर रही थी। इस काल की एक अन्य विशेषता भाजपा और इसके विरोधी दलों के बीच कटु प्रतिद्वंदिता थी। तो इस काल में भी 10 संशोधन किए गए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जब आपके पास पूर्ण बहुमत था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इतने बड़े बड़े संशोधन और लगातार 10 से 20 संशोधन हुए, जो कि क्या हुआ, संविधान में इस कुछ परिवर्तन राजनीति के हिसाब से किए गए, कुछ जनहित के हिसाब से किए गए। तो संविधान में इतने संशोधन हुए। अब संविधान में किए गए संशोधनों को 3 श्रेणियों में विभाजन किया जा सकता है ना। तो पहली श्रेणी है प्रशासनिक संशोधन, है ना, आपके प्रशासन से संबंधित जितने संशोधन किए गए। फिर दूसरा संविधान की व्याख्या से संबंधित थे, है ना। और तीसरा क्या है, राजनीतिक आम सहमति से उत्पन्न संशोधन। जैसे अब 2001 से 3 के बीच में देखे, इसमें ज्यादातर जो संशोधन हुए वो राजनीतिक आम सहमति के आधार पर हुए। अब हम देखेंगे विवादास्पद संशोधन, वे संशोधन जिनका कारण विवाद हो। संशोधन का 38वां, 39वां, 42वां विवादास्पद माने जाते हैं, क्योंकि ये आपातकाल में हुए संशोधन इसी श्रेणी में आते हैं। इसमें क्या था, विपक्षी सांसद जेलों में थे और सरकार को असीमित अधिकार मिल गए थे। तो कुछ संशोधन जो किए गए थे, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में जो किए गए थे संशोधन, क्योंकि उस टाइम पे आपातकाल लागू था, तो ये क्या था, ये सब विवादास्पद संशोधन किए गए थे। अब हम देखेंगे संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। आखिर ये सिद्धांत, संविधान की मूल संरचना क्या है, जिसपे इतनी बहस हुई, और इसके लिए जो 1973 में केशवानंद भारती मामले में ये सब बताया गया। तो संविधान की सर्वोच्च न्यायालय, है ना, इसके जो सिद्धांत दिया गया था केशवानंद भारती मामले में 1973 में दिया गया था। इस निर्णय में संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया। संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमा निर्धारित की गई, नहीं तो पहले असीमित था और अंकुश नहीं लगा सकती थी न्यायपालिका। यह संविधान के विभिन्न भागों में संशोधन करने की अनुमति देता है, पर सीमाओं के अंदर। संविधान के मूल संरचना का उल्लंघन करने वाले किसी भी संशोधन को न्यायपालिका द्वारा फैसला अंतिम होगा। मतलब जो संशोधन किया जा रहा है उसमें संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें अंतिम फैसला न्यायपालिका का होगा। जिससे क्या हो गया कि संविधान संशोधन भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आ गया। अब हम देखेंगे संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। तो इसके लिए क्या है, यह एक गतिशील दस्तावेज, जैसे हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि इसमें प्रॉपर एक तरह से संविधान संशोधन होता है, समय के हिसाब से मांग के अनुरूप इसमें संशोधन किए जाते हैं। भारतीय संविधान का अस्तित्व 67 वर्षों का है। इस बीच यह अनेक तनावों से गुजरा है। भारत में उतने परिवर्तनों के बाद भी यह संविधान अपनी गतिशीलता और बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार सामंजस्य के साथ कार्य कर रहा है।
परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनशील रहकर नई चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भारत का संविधान खरा उतरा है और यही उसकी जीवंतता का प्रमाण है। अब हम देखेंगे, ये आपके पास एक ग्राफ मैंने रखा है कि जो आपका एक तरह से कह सकते हैं कि ये आपके एक दशक के दौरान किए गए संशोधन के बारे में बता रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो 51 से 60 के बीच में इतने संशोधन हुए, 61 से 70 के बीच में 15 के करीब, 71 से 80, फिर 81 से 90 के बीच में करीब 20 से अधिक, और 91 से 100, और 2001 से 2010 और 11 से 18। तो इस बीच में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो संशोधन हुए हैं 1971 से 80 और 81 से 90 के बीच में ये ज्यादातर संशोधन किए गए हैं। तो उस टाइम पे इतने ज्यादा जो संशोधन किए गए थे, कुछ राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए, कुछ समाज के एकदम परिवर्तनों के लिए, ताकि उनमें बेहतर विकास हो सके। गरीबी हटाओ जो योजना उस टाइम पे दी गई थी, पर क्या था कि इसमें क्या था, जो इतने ज्यादा संशोधन हुए तो महत्वपूर्ण जो संशोधन हुए राजनीतिक हितों के कारण हुए, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस टाइम पे बहुमत की सरकार थी, निरंकुश सत्ता है ना। उनमें जो विपक्षी दल के जो नेता थे उस टाइम पे जेलों में बंद थे, जिस कारण से क्या था कि बड़े पैमाने पे उसमें आपका क्या बोलते हैं कि संशोधन किए गए। अब ये जो दूसरा ग्राफ आपको ये बता रहा है, इसमें दिखा रहा है कि कितने ज्यादा संशोधन हुए है ना। 10 संशोधनों की जो अवधि थी है ना, तो ये 10 से 20, 30 से 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 100, इस हिसाब से ये दूसरा संशोधनों की जो अवधि है कि कितने अवधि में कितने ज्यादा संशोधन किए गए, ये ग्राफ के माध्यम से आपको बताया गया। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आपने इसको प्रॉपर तरीके से समझा होगा। तो अगर ये आपको सही लगा तो आप इसमें लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, जिससे क्या हो कि उनको भी इस लेक्चर का लाभ मिल सके और वो चीज़ों को सही तरीके से बिना किसी हेजिटेशन के। कहने का तात्पर्य ऐसा भी है कि जो बल्क में जो आपकी एनसीईआरटी है, मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए रखा है ताकि आपको ये समझ आ सके ये चैप्टर आपको बताना क्या चाहता है। और मैंने सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक ही रखे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने फालतू के या फिर पूरे आपको बता दिए हैं। समझाने के लिए जरूर मैंने थोड़ा बहुत इष्टे शब्द यूज किए हैं, लेकिन आपके पास जो एक्यूरेट शब्द है वो मैंने यहाँ आपके उपलब्ध कराए हैं, जिससे क्या रहे कि आपको एक आपके माइंड में एक मैप तैयार हो जाए कि हाँ इस सब्जेक्ट में हमें ये इतना ही पढ़ना है। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद आप सभी लोगों का।